हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज के इस वीडियो में हम फ्रांस के संविधान के विषय में जानेंगे, इसकी विशेषताएं क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रांस का संविधान। संविधान की विशेषताएं जानने से पूर्व हमें कुछ घटनाओं को देख लेना आवश्यक होगा। फ्रांस पश्चिमी यूरोप का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, यानी ये विश्व के यूरोप महाद्वीप में स्थित है, पश्चिमी यूरोप में। फ्रांस का पहला संविधान 1789 की क्रांति का परिणाम था, और क्रांति के दौर में ही तीन संविधान बने, 1791, 93 और 95 में। अब ये बात जानने लायक है कि फ्रांस में 4 गणतंत्र असफल रहे हैं, और 1789 की क्रांति से तृतीय गणतंत्र के बीच में जैकोबिन्स और नेपोलियन तृतीय ने संविधानों का निर्माण किया, लेकिन ये अल्प अवधि के साबित हुए। नेपोलियन ने 1795 का संविधान रद्द करके खुद को सम्राट घोषित किया 1804 में, और पुनः राजतंत्र को जन्म दिया। तृतीय संविधान जो है वो 1870 से 1940 तक चला, और जो असफल रहा वो भी। चौथा गणतंत्र जो है 1946 से 1958 तक चला, और 1958 में पंचम गणतंत्र की स्थापना हुई। 5 अक्टूबर 1958 को पांचवें गणतंत्र का जन्म हुआ, जिसके फलस्वरूप ही वर्तमान फ्रांस के संविधान को पंचम गणतंत्र का संविधान माना जाता है। तो ये कुछ एक घटनाएं रही जिनके परिणाम स्वरूप आज वर्तमान में पंचम गणतंत्र फ्रांस में स्थापित हुआ, और वहाँ पर संविधान का निर्माण हुआ। इसीलिए इस संविधान को पंचम गणतंत्र का, यानी पांचवें गणतंत्र का संविधान कहा जाता है। इसमें मुख्य बात जानने की है कि जनरल डी गॉल, जो एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है पंचम गणराज्य के संविधान में। इसे गाल का 1958 का संविधान भी माना जाता है, क्योंकि इसके संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, या आप ये कह सकते हैं ये संविधान उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। इस गणतंत्र के प्रणेता और जनक जनरल डी गॉल को माना जाता है, जिसके अनुसार ऐसी सशक्त एक कार्यपालिका का निर्माण किया जाए जो सत्तापूर्वक कार्य करने के योग्य हो, तथा फ्रांस की जनता या फ्रांस के समुद्र पारीय अधिकृत क्षेत्रों या प्रदेशों के मध्य संबंधों की स्थापना कर सके। यानी जनरल डी गॉल को एक ऐसा संविधान चाहिए था जो बहुत सशक्त कार्यपालिका का निर्माण कर सके, और जैसा किया भी उन्होंने। फ्रांस में राष्ट्रपति जो है वो बहुत शक्तिशाली पद है, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे वीडियो में। जनरल डी गॉल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया उस समय, और संविधान निर्माण के लिए 6 माह का समय दिया गया। उन्होंने 39 सदस्यीय एक समिति सभा का गठन किया, और केवल 3 महीने के अंतर्गत 3 महीने के समय में ही संविधान के निर्माण का कठिन कार्य पूरा कर दिया। अब ये जो संविधान बना था, इसके लिए कोई जनता द्वारा निर्वाचित समिति नहीं थी। ये इसीलिए इस संविधान को जनरल डी गॉल का संविधान भी कहा जाता है। जनमत द्वारा फ्रांस की 80% जनसंख्या ने इस संविधान को स्वीकृति दी थी। हालांकि जो समिति थी संविधान को बनाने वाली, वो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थी, लेकिन जनमत संग्रह इस संविधान को बहुत भारी संख्या में मिला था। 5 अक्टूबर 1958 को ये संविधान लागू भी हो गया था। इसीलिए इसे पांचवें गणतंत्र का संविधान कहा जाता है, क्योंकि 1958 में पांचवा गणतंत्र भी फ्रांस देश में स्थापित हुआ था, और इसी संविधान के द्वारा फ्रांस का वर्तमान शासन संचालित किया जाता है। फ्रांसीसी संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं? ये एक लिखित संविधान है, जिसे थोड़ा अस्पष्ट माना जाता है। कि इसमें 95 आर्टिकल्स हैं, 15 अध्याय हैं, 2 घंटे की अवधि में पढ़ा जा सकता है, सरल भाषा में लिखा हुआ है, काफ़ी संक्षिप्त है। कुछ आलोचकों ने इसे अस्पष्ट संविधान भी कहा है, क्योंकि इसमें कुछ एक चीज़ें, ये संक्षिप्त है, ज़्यादा लघु है, छोटा है, तो कुछ एक चीज़ें छूट गई हैं इसमें। यानी अगर आप देखें तो बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों का गठन, निर्वाचन विधि, कानून निर्माण की प्रक्रिया,
या सामाजिक आर्थिक परिषद के संबंध में संविधान में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं मिलता है। बहुत सारे लेखकों ने संविधान के बारे में अपने मत प्रकट किए हैं। किसी ने कहा कि ये अर्धराजात्मक संविधान है, क्वासी मोनार्कियल। अन्य ने कहा कि अर्ध अध्यक्षात्मक है, क्वासी प्रेसिडेंशियल। तो इस तरह के विचार व्यक्त किए गए अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा। फिर आता है संविधान की प्रस्तावना। फ्रांस का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में संविधान के स्रोत, आदर्श या लक्ष्य या राजनीतिक ढांचा इस तरह की घोषणा नहीं की गई। हाँ, लेकिन वहाँ पर नागरिकों के अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय आभार और फ्रेंच संघ की चर्चा की गई। अब ये चीज़ आपके जानने लायक है, ये 3 चीज़ें, नागरिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय आभार और फ्रेंच संघ, ये तीनों चीज़ें संविधान का आधार रखा गया, माना गया प्रस्तावना का। तो नागरिक अधिकारों में नागरिकों को आजीविका प्राप्त करने का अधिकार है, स्त्री पुरुषों को समान कार्य का अधिकार है, उनके हितों की रक्षा करने का अधिकार शासन को दिया गया है, कानून की सीमाओं में रहकर वो हड़ताल वगैरह कर सकते हैं, इसका अधिकार है, व्यापार संघों के सदस्य बनने का अधिकार है। तो इस तरह का चीज़ें नागरिक अधिकारों में रखी गई। अंतर्राष्ट्रीय आभार, इसके विषय में क्या कहा गया कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेगा और किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा जो है फ्रेंच संघ, उसके विषय में कहा गया कि फ्रांस अपने समुद्र पारीय उपनिवेशों में बिना जाति और धर्म भेदभाव के अधिकार और कर्तव्यों की समानता के आधार पर एक संघ या समुदाय का निर्माण करेगा। तो जो फ्रांस का 5वां गणतंत्र का संविधान है उसमें ये तीनों बातों का समावेश लिया गया। फिर आता है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान का आशय क्या है कि ये संविधान बनाया हुआ है, लेकिन ये बात यहाँ पर जानने योग्य है कि यह संविधान बिना परिषद के बनाया गया है। यानी जो संविधान को निर्माण करने के लिए एक परिषद का गठन होता है, जैसे हमारे भारत देश में भी हुआ था, ऐसी कोई परिषद का गठन नहीं किया गया था। इसका संविधान के निर्माण का संपूर्ण श्रेय जनरल डी गॉल को ही जाता है। उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल सदस्यों की एक समिति गठित की और उनकी विचारधारा के अनुसार ही, यानी जनरल डी गॉल की विचारधारा के अनुसार ही ये सिद्धांत बनाया गया है। यानी ये कहा जा सकता है जनरल डी गॉल के अकेले की विचारधारा पर पंचम यानी 5वां गणतंत्र का संविधान आधारित है। इसीलिए इसे जनरल डी गॉल का संविधान भी कहा जाता है। फिर आता है गणतंत्र को मान्यता, यानी रिपब्लिकन स्टेट फ्रांस में स्थापित हुआ। संविधान के अनुच्छेद 2 में ये मेंशन भी किया गया है कि फ्रांस एक अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रात्मक और सामाजिक गणतंत्र होगा। तो इसके गणतंत्रीय जो स्वरूप है उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकेगा। गणतंत्र का हम अर्थ जानते हैं, जैसे आपने पिछली वीडियोस में भी देखा। गणतंत्र जहाँ भी आता है यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, उसे निर्वाचन, जनता के निर्वाचन के माध्यम से पद प्राप्त होता है। वो पद वंशानुगत नहीं होता, यानी हेरिडिटरी नहीं होता वो पद। यहाँ फ्रांस में भी ऐसा ही है। राष्ट्रपति को फ्रांस के गणतंत्र का सर्वोच्च पदाधिकारी माना गया है, जिसका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है लोक संप्रभुता। लोक संप्रभुता भी फ्रांस के संविधान का एक आधार रही है। संविधान की धारा 2, 3 और 4 में इस संप्रभुता का जिक्र किया गया है, जिसके अनुसार फ्रांस अविभाज्य, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक गणतंत्र है। अब संविधान की धारा 3 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय संप्रभुता देश की जनता में निहित है और उसका प्रयोग जनता अपने प्रतिनिधियों या लोक निर्णयों के माध्यम से करेगी। लोक निर्णय यानी जनमत के माध्यम से करेगी, जिसको आप आगे विशेषताओं में पढ़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ें फ्रांसीसी संविधान में है। लोक संप्रभुता यानी वहाँ की जनता में ही सारी शक्ति निहित है। नेक्स्ट है संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सम्मिश्रण। ये एक बहुत अलग विशेषता है फ्रांस के संविधान की। फ्रांस का नवीन संविधान जो है ये 5वां, उसने संसदीय प्रणाली को भी अपनाया है और उसने ये अध्यक्षात्मक प्रणाली को भी अपनाया है। संसदीय प्रणाली देखें तो वहाँ पर 2 सदन है
सीनेट और राष्ट्रीय सभा, जिसे नेशनल असेंबली भी कहते हैं। और आप देखें सीनेट का कार्यकाल 9 वर्ष का है। हर 3 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं। और जो ये आपका राष्ट्रीय सभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो प्रधानमंत्री की भी व्यवस्था है फ्रांस के शासन में। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री का अपना मंत्रिमंडल भी होता है जो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति प्राप्त करते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री होने की वजह से संसदात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है, लेकिन इससे अलग राष्ट्रपति का भी प्रावधान है। तो यहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली देखने को मिलती है। हालांकि कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को शामिल करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली पद है फ्रांस में। यहाँ पर राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि अनेक विषयों में वो अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसके राष्ट्रपति के समकक्ष स्थिति और शक्ति रखता है। फ्रांस के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग भी नहीं चलाया जा सकता, ये भी एक अलग विशेषता है। अब इसकी जो ये मिक्स्ड शासन प्रणाली है, इसके विषय में डोरोथी पिकल्स कहते हैं, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, कि यह संविधान 2 विपरीत सिद्धांतों का मिश्रण है। पहला सिद्धांत गणतंत्रीय संसदात्मक शासन यानी रिपब्लिकन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। राज्य और शासन के अध्यक्ष अलग अलग हैं। इस तरह ये एक मिक्स प्रणाली को मानता है। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य। अब फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकारों का कोई अध्याय नहीं जोड़ा गया है, लेकिन नागरिकों के अधिकारों का अवश्य ही समावेश हुआ है। जैसे आपको पहले भी बताया, स्त्री पुरुषों को समान अधिकार, नागरिकों को स्वास्थ्य, सुख सुविधा और भौतिक विकास या उनकी उन्नति, उनकी पारिवारिक उन्नति का जो दायित्व है वो राज्य पर रहेगा। शिक्षा के विकास और प्रसार का कर्तव्य भी राज्य सरकार का है, और नागरिकों को रोजगार और अपने हितों की सुरक्षा का अधिकार भी दिया गया है। तो इस तरीके के जो नागरिकों के अधिकार हैं वो संविधान के अनुच्छेद 66 में वर्णित हैं। जैसे इसी अनुच्छेद 66 में एक और भी अलग से अधिकार है, जैसे किसी भी नागरिक को निरंकुश ढंग से बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। तो संविधान ने इस सिद्धांत को लागू करने का उत्तरदायित्व जो है वो न्यायालय पर भी छोड़ा है। नेक्स्ट आता है शक्तिशाली राष्ट्रपति का प्रावधान, यानी प्रोविजन ऑफ पावरफुल प्रेसिडेंट। ये एक मुख्य विशेषता है फ्रांसीसी संविधान की। फ्रांस के राष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत शक्तिशाली है। वहाँ नाम मात्र का मुखिया नहीं है, हेड ऑफ द स्टेट नहीं है राष्ट्रपति, वो वास्तविक मुखिया है। राष्ट्रपति की काफ़ी शक्तियाँ हैं, जैसे राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा अपने कार्यों को संपन्न करने में प्रधानमंत्री की सहमति आवश्यक नहीं है, और अन्य कार्य विदेशों में राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, या फिर राजदूतों का फ्रांस में जो स्वागत सत्कार है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति राज्य और संविधान के संरक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग करके नए सिरे से उसका गठन करने का भी आदेश दे सकता है निर्वाचन के माध्यम से। यानी कानून बनाने संबंधी जो शक्तियां हैं विधायिका के पास में, वहाँ की व्यवस्थापिका के पास, वो सीमित हैं, और राष्ट्रपति के पास वहाँ की विधायिका को भंग करने का भी अधिकार प्राप्त है। इससे विपरीत आप देखें अगर इंडिया में, ब्रिटेन में, तो वहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का मुखिया है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आप तुलनात्मक अध्ययन करके देखें तो वहाँ पर राष्ट्रपति वास्तविक मुखिया है। नेक्स्ट आता है समाज व्यवस्था। जो फ्रांस का 5वां संविधान है उसकी धारा 1 और 77 से 88 ये धाराएं हैं जिनमें समाज के संबंध में एक नवीन विचार का प्रतिपादन हुआ। उन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए, धारा 78 के अनुसार जैसे मुख्य रूप से देखने वाली बात है, समाज को सुरक्षा, मुद्रा प्रणाली, आर्थिक नीति बनाने का अधिकार होगा। न्याय, उच्च शिक्षा, सामूहिक बाहरी आवागमन के साधन,
इस तरह की व्यवस्था करने पर पूरी नियंत्रण समाज का होगा। समाज यानी राष्ट्र का होगा। समाज में जितने भी लोग हैं, जनता है, उनके सामूहिक निर्णय से ये सब चीज़ें की जाएंगी और वो निर्णय जनमत के माध्यम से भी हो सकता है, जनमत संग्रह के माध्यम से। फिर आता है आपका कठोर संविधान। कठोर संविधान कहने का तात्पर्य है फ्रांस के इस संविधान में संशोधन उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। ये व्यवहार में कठोर प्रतीत होता है। संशोधन के जो प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 89 यानी 89 में दिए गए हैं। दो तरह से संशोधन हो सकता है। पहला मेथड क्या है, फ्रांस का राष्ट्रपति संविधान में संशोधन के उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तावित कर सकता है जो संसद के दोनों सदनों के द्वारा 60% से भी अधिक बहुमत से पारित होकर ही संविधान का अंग बनता है। दूसरा तरीका क्या है, प्रधानमंत्री प्रस्ताव करे कि राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य स्वयं संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है, और यदि संसद के दोनों सदन पारित करें इसको, तो इस पास हुए प्रस्ताव पर भी जनमत संग्रह करवाया जाएगा और निर्वाचक के बहुमत द्वारा इसका समर्थन किए जाने पर ही यह संविधान का अंग बन सकता है। यानी दोनों ही मेथड काफ़ी जटिल हैं। फिर हम बात करते हैं जनमत संग्रह की, यानी रेफरेंडम, जिसका इतनी बार आपने जिक्र सुना। रेफरेंडम एक मुख्य विशेषता है फ्रांसीसी संविधान की। भारत में ये विशेषता नहीं पाई जाती संविधान में, फ्रांस के संविधान में पाई जाती है। रेफरेंडम का मतलब है किसी भी विषय पर फ्रांस के देश की जनता का सजेशन लेना, यानी उसकी राय लेना, यानी उसको कोई विषय है उस पर वोटिंग कराना कि ये ठीक है या गलत है। इसे जनमत संग्रह कहा जाता है, यानी जन का मत, लोगों का मत। इसमें भी एक चीज़ आती है कि ये राष्ट्रपति के स्वविवेक पर ही निर्भर करता है कि वो किसी विषय पर जनमत कराएं या नहीं कराएं। जैसे संविधान संशोधन का विषय है, इस पर अगर राष्ट्रपति जनमत कराने से, संग्रह कराने से इनकार कर देते हैं तो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रस्तुत होगा उसी प्रक्रिया से। तो राष्ट्रपति जनमत संग्रह के लिए इनकार भी कर सकता है और जनमत संग्रह करवा भी सकते हैं। केंद्रीकृत और एकात्मक शासन प्रणाली, ये इसकी अन्य विशेषता है, केंद्रीकृत और एकात्मक शासन प्रणाली। फ्रांस में यूनिटरी सिस्टम है, जो नियम और कानून बनाने की जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास निहित हैं। जो स्थानीय सरकारें हैं वो सिर्फ प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बनाई हुई है। उनके दिए हुए अधिकारों को कभी भी वापस लिया जा सकता है और कभी भी दिया जा सकता है। यानी देश का जो संचालन है वो केंद्र से होता है। केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है बजाय लोकल लेवल गवर्नमेंट्स के। प्रशासन से संबंधित कानूनों का भी प्रावधान फ्रांस के संविधान में किया गया है। इन कानूनों का संबंध प्रशासकीय कार्यों से है, जैसे अलग अलग विभागों के संगठन हैं, शक्तियां हैं, उनके कर्तव्य क्या रहेंगे, जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके दायित्व क्या रहेंगे, या फिर फ्रांस में जो लोक सेवाएं हैं उनका क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, प्रमोशन प्रोसेस होगा, उनका भर्तियां और पदोन्नति कैसे होंगी। तो इस तरह की विषयों से संबंधित कानूनों का भी प्रावधान फ्रांस के संविधान में किया गया है। नेक्स्ट आता है दोहरी न्यायिक व्यवस्था। फ्रांस के संविधान में दोहरी न्यायिक व्यवस्था है। कैसे? एक साधारण न्यायालय है, एक प्रशासकीय न्यायालय है। साधारण न्यायालय में संवैधानिक कानूनों को लागू करते हैं और नागरिकों के जो व्यक्तिगत पारस्परिक विवाद हैं उनका निपटारा होता है। और जो प्रशासनिक न्यायालय है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, वो प्रशासकीय कानूनों को लागू करते हैं। मतलब सरकारी सत्ताओं के आपस में कोई विवाद हैं या फिर सरकारी कर्मचारियों और व्यक्तिगत नागरिकों के बीच में परस्पर कोई विवाद है तो वो विवादों का निपटारा प्रशासकीय न्यायालय करते हैं। प्रशासकीय कानून, प्रशासकीय विज्ञप्तियों की वैधता और अधिकारियों के, जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, उनके क्षेत्राधिकार का भी निर्णय प्रशासकीय न्यायालय ही करते हैं। फिर आता है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ लागू होता दिखाई देता है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने की है कि शक्ति का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का ये जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन करने वाले प्रमुख दार्शनिक विचारक जो थे मॉन्टेस्क्यू,
वो फ्रांस के ही थे। उन्होंने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका को अलग करने का प्रयास किया, उनके कार्यक्षेत्र को, उनकी शक्तियों को, ताकि वो अलग अलग रहते हुए अपना कार्यों का निष्पादन कर सके। ऐसे ही राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा ना होकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाने की भी व्यवस्था है। तो फ्रांस में कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और एक न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का प्रावधान, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इस संबंध में कहा गया है कि फ्रेंच गणतंत्र जो है वो अपनी परंपरा के प्रति निष्ठा रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के नियमों का पालन करेगा। ये चीज़ वहाँ की प्रस्तावना में लिखित है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें लिखित है कि वह कभी विजय के लिए युद्ध नहीं करेगा और किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता के विरुद्ध कभी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। यानी फ्रांस के संविधान में ये लिखित है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, समझौतों और संधियों का पालन करेगा। फिर आता है आपका दोहरी सदस्यता पे प्रतिबंध। दोहरी सदस्यता पे प्रतिबंध का प्रावधान, यानी एक व्यक्ति मंत्री और सदस्य एक साथ नहीं रह सकता। ये बहुत अलग विशेषता है फ्रांस के संविधान की। यदि राष्ट्रीय सभा या सीनेट, जो उसके व्यवस्थापिका के दोनों सदन हैं, इन दोनों राष्ट्रीय सभा या सीनेट का कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो उसे सदन के सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये वहाँ पर एक और मुख्य विशेषता है। परामर्शदात्री सभाओं की भी व्यवस्था है। यानी फ्रांस के इस 5वें गणतंत्र के संविधान में परामर्शदात्री जो सभाएं हैं उसकी व्यवस्था भी की गई है। पहली जैसे है आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह परिषद जो है राष्ट्र के आर्थिक विकास और स्थिति और जैसे सामाजिक विकास और उसकी उन्नति पर परामर्श देती है। दूसरी जो है न्यायिक क्षेत्र में है, न्यायपालिका की उच्चतर परिषद। ये परिषद देश की संसद को न्यायिक मामलों पर विधिक परामर्श देती है। यानी देश की जो व्यवस्थापिका है उसे न्यायिक मामलों पर कानूनी परामर्श देती है। इस परिषद का जो परामर्श है, उसकी सजेशन है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर आता है आपका राजनीतिक दलों को मान्यता। यानी संविधान में राजनीतिक दलों को मान्यता दी गई है, संविधान में लिखित है ये चीज़। संविधान की धारा 4 में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान है। ये एक बहुत अलग विशेषता है फ्रांस के संविधान की। यानी इस धारा में प्रावधान है कि राजनीतिक दल मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन होंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रांस के संविधान की विभिन्न विशेषताएं आपने पढ़ी। इस विषय में फ्रांसीसी संविधान के विषय में जानना आवश्यक है कि इसे पंचम गणतंत्र का संविधान माना जाता है, यानी 5वें गणतंत्र का। तो अभी तक भी इसे एक नवजात शिशु की तरह ही देखा जाता है, जिसके भविष्य के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसा बहुत से विद्वानों का मानना है। क्योंकि 1958 के संविधान निर्माण के समय उस समय देश में राजनीतिक अशांति और निराशा का वातावरण था और राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर थी। सैनिक विद्रोह के कारण फ्रांस में गृह युद्ध छिड़ने के भी आसार नज़र आ रहे थे। तो इसका एकमात्र यही समाधान नज़र आ रहा था कि राष्ट्रपति, जो कार्यपालिका का प्रधान था, उसको अधिक से अधिक शक्तियां दी गई और उसने 1958 के वर्ष में इस संविधान का निर्माण किया। इसीलिए संकट काल का नवजात शिशु इसे माना गया है। तो आज के इस वीडियो में आपने फ्रांसीसी संविधान के विषय में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू।